हेलो फ्रेंड, वेलकम। दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि एविडेंस एक्ट में शिनाख्त व्यक्तियों की पहचान से संबंधित पर मैं आज चर्चा करूँगा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर वकील, आम जनमानस जो प्रयोक्ता की तैयारी कर रहे हैं, एचजीएस हो या पीसीजे हो, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझना भी ज़रूरी है कि आखिर शिनाख्त परेड किसे कहते हैं और इसका इम्पोर्टेंसी एविडेंस में क्या होता है और सीआरपीसी से रिलेटेड कहाँ तक आप प्रोग्रेशन करेंगे। देखिए, आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई कत्ल हो जाता है, अभियुक्त का तो नाम नहीं जानता है, न वो कभी देखा है, लेकिन उसका चेहरा पहचानता है। अभी आपने देखा होगा कि कोई आतंकवादी आता है, उसका तो नाम कोई जानते नहीं है, उसका चेहरा पहचान में आ जाता है, उसका स्केच जारी किया जाता है। और ऐसे कोई जो पहचान ना जा सके, जिसका जो नाम ना क्लियर हो, लेकिन उसके हाव भाव से, उसके होलिया से अभियुक्त को पहचाना जा सके, तो उसे कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन, शिनाख्त परेड। और ये प्रावधान जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के 3 में, यानी जब आप कहेंगे कानूनी शहादत की धारा 9 की 3 में इसका हवाला दिया गया, इसका जिक्र किया गया है। देखिए, शिनाख्त परेड में किसी तरीके से कोई संदेह डाउटफुल नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि मामले और तथ्य परिस्थितियों को और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजिस्ट्रेट शिनाख्त परेड कराता है। जनरली अगर साधारण की बात करें तो शिनाख्त परेड कहाँ होनी चाहिए? मजिस्ट्रेट के समक्ष होनी चाहिए। पुलिस के समक्ष शिनाख्त परेड नहीं होना चाहिए। शिनाख्त परेड में किसी तरीके से कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं होना चाहिए। शिनाख्त परेड में पहले मुलजिम को चेहरा दिखा दिया गया हो, फिर बाद में हाजिर कर दिया गया हो, तो शिनाख्त परेड नहीं होगी। यानी किसी तरीके से शिनाख्त परेड में कोई डाउटफुली नहीं होना चाहिए। एक कतार में 10-12 लोग खड़े होते हैं, ब्लैक कपड़े में नकाबपोश ढके होते हैं। जब अभियुक्त की पहचान की जाती है, जो पीड़ित होता है या साक्षी होता है, जो विटनेसेस होते हैं, उनकी पहचान करने के लिए, यानी सभी लोग एक प्रकार के कपड़े पहने होंगे, नकाबपोश होंगे, सबको उतारा जाएगा, एक लाइन में खड़ा किया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि क्या ये अपराधी जो ये अपराध में शामिल होता, सबका चेहरा देखेगा। अगर चेहरा देखने के बाद वो आइडेंटिफाई कर देता है कि ये फला व्यक्ति, फला आदमी यही है, और उस व्यक्ति को मतलब उसको साबित कर दिया कि फला व्यक्ति फला यही है, और वो व्यक्ति जो है ऑलरेडी कैदी हो, उस समय वो जेल में हो, तो क्या उसके बताए हुए स्टेटमेंट को स्वीकार कर लिया जाएगा? नहीं। ये साक्ष्य का बहुत कमज़ोर साक्ष्य होता है। ये केवल उसका स्टेटमेंट को जो है रिलेवेंट किया जाता है। मुकदमे की नौयत को पहुंचने के लिए केवल जो है मुकदमे को जो नौयत है, वास्तविकता तथ्य को पहुंचने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अब शिनाख्त परेड कौन करा सकता है? प्रश्न ये आया, शिनाख्त परेड कौन करा सकता है? एक केस आया, रामकिशन बनाम बम्बई राज। रामकिशन बनाम बम्बई राज के मामले में AR 1953 सुप्रीम कोर्ट, इसमें यह हेल्ड किया गया कि आइडेंटिफिकेशन जो है कोई भी पर्सन कर सकता है। आइडेंटिफिकेशन कोई भी पर्सन कर सकता है। अब बात करते हैं शिनाख्त परेड के बारे में। धारा 9 के अकॉर्डिंग शिनाख्त प्रोसीडिंग जो है रिलेवेंट माना गया है। धारा 9 के तहत क्या है, उससे शिनाख्त जो प्रोसीडिंग होगा उसे क्या रिलेवेंट माना गया है।
और धारा 9 का जो उद्देश्य है, पर्पज है, किसी व्यक्ति यानी किसी पर्सन या किसी थिंग या किसी वस्तु अन्यथा किसी पहचान को प्रूफ करना है, साबित करना है। किसी व्यक्ति, किसी चीज, किसी अन्य वस्तु को जो है पहचान करना है, आइडेंटिटी करना है और उसे प्रूफ भी करना है। अभियुक्त की पहचान को सुनिश्चित ढंग से की जानी चाहिए। उसकी जो अभियुक्त की जो पहचान है, उसकी जो शिनाख्त है, वो सही प्रक्रिया से की जानी चाहिए। जो उसका क्या स्टेज हो, जो है इन्वेस्टिगेशन का स्टेज हो, उसी स्टेज के उसी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर ही आइडेंटिफिकेशन कराया जाता है। पहचान परेड द्वारा वो वस्तु या व्यक्ति जो न्यायालय के समक्ष, किसके समक्ष? अकॉर्डिंग न्यायालय, अकॉर्डिंग कोर्ट के समक्ष वही होगा जैसा कि जिस पर चार्ज लगाए गए हैं। परेड का उद्देश्य है कि जो अपरिचित व्यक्ति है, साक्षी ने घटना के समय सही व्यक्ति को देखा था, उसे कई व्यक्तियों ने एक लाइन में खड़ा करके उनके बीच साक्षियों को पहचानने की क्षमता हो, कैपेसिटी हो, और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, सत्यवादिता को परखना है। अब इसकी जो एविडेंस वैल्यू क्या है? आइडेंटिफिकेशन का जो एविडेंस वैल्यू है, ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं होता है, बल्कि इसका यूज जो है कोर्ट के लिए, उसके स्टेटमेंट को कंफर्मेशन करने के लिए यूज में लिया जाता है। ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, बल्कि कोर्ट के लिए उसके जो स्टेटमेंट है उसको जो क्या करेगा, कंफर्मेशन के लिए अपनी यूज में लेगा। एक केस था इकबाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, GLT 2015 SCC में यह हेल्ड किया गया कि केवल जो है गवाही, केवल जो साक्षी की गवाही और उसके द्वारा पहचान परेड में पहचान करने का आधार अभियुक्त ने अपराधी को या अभियुक्त को दोषित नहीं किया जा सकता है। यानी ये पहचान लो भैया, हाँ तुमने अपराध किया है, तुमने किया है, तो केवल उसके पहचान से उसके जो उसके कोरोबरेशन न्यायालय के कंफर्मेशन के लिए उसके बेस पर जो है दंड नहीं दिया जा सकता है। क्या है? पनिशमेंट नहीं पास किया जा सकता है। इसका जो नेचर है ना, ये केवल कोरोबरेशन होता है, मात्र शिनाख्त के आधार पर अभियुक्त को दोषित नहीं की जा सकती है। अंडर CRPC 291 का ए के अकॉर्डिंग, 291A के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट शिनाख्त रिपोर्ट के बारे में प्रोविजन किया गया। मजिस्ट्रेट कैसे शिनाख्त की रिपोर्ट करेगा उसके बारे में प्रोविजन दिया गया है। 291A के अनुसार जब कोई डॉक्यूमेंट जो किसी पर्सन या किसी थिंग के संदर्भ में किसी एजुकेटिव मजिस्ट्रेट, वो क्या करेगा, किसी एजुकेटिव मजिस्ट्रेट सेल्फ जो है सिग्नेचर करेगा, रिपोर्ट होने का उसे मुराद हो तो इस कोड के अधीन किसी इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग में एविडेंस के उपयोग में प्रयोग कर सकेगा, चाहे वो मजिस्ट्रेट साक्षी को साक्ष्य के तौर पर बुलाया हो या ना बुलाया हो। परंतु जब ऐसी शिनाख्त रिपोर्ट ऐसे किसी डाउटफुली व्यक्ति या विटनेस का विवरण है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 1872 की धारा 21, 32, 33, 155 या 157 के प्रोविजन लागू होंगे, वहाँ ऐसे विवरण इस उपधारा के अधीन धाराओं के जो प्रोविजंस के अनुसार सिवाय प्रयोग में लाया जाएगा। सेकंड है, न्यायालय यदि उचित समझता है तो रिपोर्ट अभियोजन अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे मजिस्ट्रेट का समन करेगा
और उसकी तैयार की गई रिपोर्ट के जो सब्जेक्ट मैटर के संबंध उसका क्या एग्जामिन परीक्षा करेगा और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। ये प्रोसीजर जो था क्या है कि आइडेंटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों हमारे साथ